नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेकर के आ गए हैं संस्कृत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पेडागॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों पर बहुत ही सरल भाषा में चर्चा करेंगे जिससे आपको समझ में भी आएगा और प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये पार्ट 4 है। यदि आपने इसके पहले के 3 वीडियो ना देखें तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं। एकः शिक्षिका बी कक्षाया ओडिया भाषी छात्रान् आंग्ल भाषां शिक्षति। मतलब एक शिक्षक बी कक्षा में ओडिया भाषी छात्रों के लिए आंग्ल मतलब अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देता है। तस्य कृते सा ओडिया भाषाया भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम आंग्ल भाषायाम अनुवादम कारयति। मतलब तस उसके द्वारा सा वह ओडिया भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी के भाषा में अनुवाद करता है। एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचितम। यह मार्ग निम्न कथनों में से किस कथन के लिए उचित है? ये मार्ग ठीक है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, इसमें से किसके लिए उचित है? और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें एक प्रश्न भी आपसे पूछा था, तो कई लोगों के उसमें उत्तर बिल्कुल सही आए थे। सी उत्तर बहुत से लोगों ने सही दिया था, बिल्कुल सही है। ऐसा मार्ग प्राथमिक कक्षाणाम कृते उचित। मतलब यह जो मार्ग है प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो ठीक है, लेकिन ना तो माध्यमिक कक्षाणाम कृते, माध्यमिक कक्षा के लिए ये बात ठीक नहीं है कि वो क्या करे कि उड़िया भाषा छात्रों को अनुवाद करते जाए अंग्रेजी भाषाओं में। ये उनके लिए ठीक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप हमारे सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचे। अब देखें, डिस्ग्राफिया वर्तते मतलब डिस्ग्राफिया है क्या है? तो ABCD में से इसमें से हो जाएगा सी। लिखित भाषाया बोधे भाषागत न्यूनता। मतलब लिखित भाषा बोध में जो भाषागत न्यूनता को स्पष्ट करती है क्या? डिस्ग्राफिया लिखित भाषा बोध में भाषागत न्यूनता को दर्शाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुंदरी एकस अभ्यास कार्यस नियोजनम कृतवती। सुंदरी एक अभ्यास कार्य का नियोजन करती है। यस्मिन् सा प्रत्येकं 5 शब्दस्य लोपम कृतवती। एतत् अभ्यास कार्यम अस्ति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुंदरी है अभ्यास कार्य का नियोजन कर रही है, उसमें से प्रत्येक में 5वें शब्द का लोप कर देती, छोड़ देती। एतत् अभ्यास कार्यम अस्ति। ये अभ्यास कार्य क्या है? आप समझते जाओ कि कोई अभ्यास कर रहा है और हर बार बीच बीच में शब्द छोड़ दे रहे थे। क्या है? रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा। कौन सी अभ्यास है ये? रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा है। इस प्रकार से आगे देखें। उद्गामी साक्षरतायाम अधस्तनेषु कस्य क्रियाकलापस्य सन्निवेशः भवति। मतलब क्या पूछ रहे? उद्गामी जो साक्षरता है उसमें से निम्न में से कौन सा कलाप उसमें सन्निहित होता है? तो उसमें होता है ABCD। आप भी कमेंट में हमारे बताने से पहले उत्तर बता सकते हैं। A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। तो हम आपको बता दें कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा C। मतलब लेखनी घर्षणम अस्पष्ट शब्दोच्चारणम च। मतलब उद्गामी साक्षरता से संबंधित क्या है कि लेखनी घर्षण मतलब लेखनी को घर्षित करते हुए लिखना और अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण करना। चलिए आगे देखते हैं। 95 नंबर का योग्या बसर प्रदानेन अनेक भाषाणाम अधिगमः। मतलब क्या मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि योग्य अवसर के प्रदान करने पर अनेक भाषाओं का अधिगम छात्रों के लिए कैसा होता है? योग्य अवसर प्रदान मतलब योग्य अवसर के मिलने पर अनेक भाषाओं का ज्ञान। तो उसका उत्तर हो जाएगा A। छात्राणाम कृते कष्ट प्रदान न भविष्यति। वह छात्रों के लिए कष्टप्रद नहीं होता भविष्य में। मतलब यदि वो विभिन्न भाषाओं का ज्ञान पूर्वक अध्ययन करेगा तो उसके लिए आगे चल के कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। वो सभी प्रकार के समूह में घुल मिल जाएगा, अच्छे से उसकी मतलब हर भाषा पे पकड़ रहेगी, तो उसका ज्ञान उसके लिए अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। भाषायाः सम्बन्धः येन सह भवति। मतलब भाषा का संबंध किसके साथ होता है? तो ABCD में से उत्तर आपको बतलाना है। तो पहला इसमें लिखा मानवस्य हृदयेन सह, इसके साथ तो होता है मानव के हृदय के साथ। मानवस्य वाक्य यंत्रेण सह, और मानव के वचन यंत्रों के साथ भी होता है, वाग यंत्रों के साथ भी होता है।
तो द्वाभ्याम सह मतलब दोनों के साथ। इसी प्रकार से बिल्कुल संस्कृत भाषा में आपने देखा होगा, पिछले आपने पेपर दिए होंगे, ऐसे ही प्रश्न आते हैं और आपकी आगामी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए निरंतर लाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की लिंक को आगे तक शेयर करें, जिससे और भी दोस्त हमसे जुड़ सकें, अपन सब मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। आगे देखते हैं, संस्कृत भाषाया शिक्षणे प्रथमम भाषा कौशलम अस्ति। ये आप आसानी से बताते हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल कौन सा है। तो सबको पता है प्रथम क्या है, श्रवणम, मतलब श्रवण कौशल प्रथम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहला श्रवण कौशल है, तो इसमें चारों कौशल दिए हैं, तो आप कमेंट में आपको क्रम से इसके अनुसार आपको लिखना है। जैसे मान लो पहला है श्रवण कौशल, तो सी लिख दें, फिर दूसरा जो हो उसको लिख दें ABCD में से। तो इस प्रकार से आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं चारों कौशलों के लिए। अब आगे देखते हैं, कुछ हिंदी के भी इसमें हिंदी भाषा में प्रश्न दिए हैं, संस्कृत के ही प्रश्न हैं लेकिन हिंदी भाषा में। आगे देखते हैं, भाषा से भिन्न विषयों की कक्षाएं भी भाषा सीखने में सहायक होती हैं। जो भाषा से भिन्न विषय उसकी कक्षाएं भाषा सीखने में सहायक होती, क्यों होती हैं? क्योंकि इसका उत्तर हो जाएगा भाषेतर, मतलब भाषा के इतर विषयों को पढ़ाने पर वैविध्यपूर्ण भाषा के प्रयोग के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। मतलब विभिन्नतापूर्ण भाषाओं के प्रयोग के विभिन्न अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए भाषा से भिन्न विषयों की कक्षाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषाई समझ की जांच में अधिक सहायक नहीं होते? किस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि बच्चों की भाषाई समझ की जांच में अधिक सहायक नहीं होते? तो चिंतन परक जो प्रश्न हैं उनकी भाषाई समझ में अधिक सहायक नहीं होते उसकी जांच में, क्योंकि इससे अपन जांच नहीं कर सकते, चिंतन की जांच नहीं हो सकती है। आगे देखते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न संस्कृत की पेडागोजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपने और यदि मेरे अभ्यास प्रश्न ना देखे हों, इसके पहले हम जो लाए थे 3 वीडियो और, तो उनको आप बहुत ज़रूर देख लेना, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बहुत सारे दोस्तों ने उसको लाइक किया है, तो उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। और कमेंट भी बहुत सारे मित्रों का आया है, तो ऐसे ही आप एक्टिव होकर के पढ़ते रहें। चलिए, भाषा शिक्षण में सहायक है, क्या है? व्याकरण के नियमों की जानकारी। कोई भाषा पढ़ रहे हैं तो उसके व्याकरण के हमें नियम आना जरूरी है, क्योंकि वो क्या है, उसमें भाषा शिक्षण में सहायक है। आगे देखें, संस्कृत शिक्षण की पाठशाला पद्धति के गुण के संदर्भ में सही है या हैं? जो संस्कृत शिक्षण की पाठशाला पद्धति उसके गुण के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही है? तो पहला लिखा नैतिकता और चारित्र बल पर विशेष ध्यान। बिल्कुल, तो संस्कृत भाषा है वह सुसंस्कृत है, संस्कारित है, उसमें नैतिकता और चारित्र बल पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। और देखें, भाषा के नियमों और बारीकियों को समझाने में सहायक। ठीक है, पाठशाला पद्धति ये भी होती है। इस पद्धति के छात्र भाषा का तशद्दुद प्रायः कम करते हैं। बिल्कुल, तो ये सभी इनका उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। इस प्रकार से उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर होता है, उस पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो उसमें से वो हो जाएगा इसका उत्तर कि छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। ये गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फिर क्या क्या उद्देश्य है गद्य शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर? तो उनका उद्देश्य पहला है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। गद्य शिक्षण करेंगे उस शब्दों को, छात्रों का शब्दों का ज्ञान बढ़ेगा। और क्या है? छात्रों के सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, ये भी है। छात्रों को स्पष्ट शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना। तो ये सारे उद्देश्य गद्य शिक्षण के लिए हो जाएंगे। आगे देखें, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? गद्य शिक्षण में देखो, एक तो अनुकरण वाचन का तो है, क्योंकि गद्य में पहले शिक्षक वाचन करेगा फिर बच्चे पढ़ेंगे। विचार विश्लेषण का भी है, काठिन्य निवारण का भी है। तो फिर किसका नहीं गद्य शिक्षण में? तो आपको बता दें, गद्य शिक्षण में लय युक्त सस्वर वाचन, क्योंकि गद्य शिक्षण का लय युक्त सस्वर वाचन नहीं होता, वो तो पद्य का होता है। ठीक है, तो इसमें लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कभी भी कोई प्रश्न हो तो आप चारों ऑप्शन पढ़ें। कई बार कोई अति उत्साही लोग होते हैं, वो 1-2 ही ऑप्शन पढ़ के उन्हें लगता है यही होगा, और सीधा लगा के आगे बढ़ जाते। नहीं, आप यदि आप चौथा ऑप्शन नहीं देखते तो आप क्या पता ये करके गलत भी आ सकते थे। इसलिए कभी भी कोई पेडागोजी के हो, चारों प्रश्न आपको पढ़ना है। चलिए, तो आपको बता दें कि थोड़ी और जानकारी दे दें कि जो काव्य शिक्षण होता है उसके मुख्यतः 2 पहलू होते हैं। ठीक है, एक गद्य शिक्षण और एक पद्य शिक्षण।
जिसमें से गद्य शिक्षण के अंतर्गत क्या आता है, अनुकरण वाचन, विचार विश्लेषण, काठिन्य निवारण। परंतु लययुक्त सस्वर वाचन किसके अंतर्गत आता है, पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है, वो बता चुके। आगे देखें, भाषा कौशल का अंतिम सोपान है। अब अभी मैंने पहले आपसे पूछा था जो आपके 4 सोपान होते हैं उसमें से अंतिम कौन सा है, तो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप ही कमेंट में बताएंगे। हम देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही उत्तर देते हैं, कितने लोग एक्टिव होकर के पढ़ रहे हैं। तो आगे हम प्रश्न लेते हैं, इसका उत्तर आपको ही बतलाना है 104 नंबर प्रश्न का। आगे देखते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता अधोलिखित में से किस कौशल के विकास में सहायक है। जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है तो यहाँ पे 4 कौशल दिए हैं, तो इनमें से किस कौशल के लिए वे सहायक होती है, तो आपको बता दें भाषण कौशल। आप सबको पता है कि भाषण कौशल वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए होती है। और देखें भाषण कौशल में जो वाद विवाद प्रतियोगिता है वह भाषण कौशल को बढ़ाने के लिए होती है। और देखते हैं, संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है। ये बहुत जरूरी आपके लिए प्रश्न हो जाता है, वेरी वेरी AMP। अब संस्कृत वर्णों का जो उच्चारण होता है तो किस पद्धति के आधार पर होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा A, वैज्ञानिक पद्धति पर। देखो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। महर्षि पाणिनि विरचित 14 माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णों का क्रम निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। अब आप सोच रहे होंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या है, तो ये शंकर जी की डमरू का आपने कभी चित्र देखा होगा, तो डमरू से निकलने वाले शब्द उनको 14 माहेश्वर सूत्र कहते हैं। वो क्रम से आई ओण री लिख ए ओंग ए ओ छायवर लण यम गणनम झबय गढ़दस जब गढ़दस खप चट चट तौ कपय सस्सर हल। ये हमने बड़े जल्दी में बोल दिए, आपको अलग से वीडियो के माध्यम से हम आपको अगले वीडियो में उनको पढ़ा देंगे, जिससे आपको 14 माहेश्वर सूत्र बनाना आ जाएंगे और आसान भाषा में आपको समझा देंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे अगला नोटिफिकेशन, और बेल आइकन को दबा देना जिससे अगला नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो अभी तो देखें कि महर्षि पाणिनि विरचित 14 माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णों का क्रम निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह अल्प काल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यह है कि संज्ञाओं, प्रत्याहारों तथा अन्य पूर्वोल्लिखित साधनों का सम्यक ज्ञान कर लें। आगे देखते हैं, भारतीय भाषाओं की जननी है, सबको पता है संस्कृत सभी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की जननी होती है। क्रम क्या रहा, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अभ्रहट और अभहट से फिर क्या क्रम से करती हुई हिंदी आई। तो इस प्रकार से एक क्रम है। अब आगे देखते हैं संस्कृत भाषा के फिर से प्रश्न आ गए। संस्कृत भाषा में देखें, यत् किंचित पाठ्यते सदैव एव अवगम्यते यथा, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, कुछ भी जो पढ़ते हैं तो वह हमेशा अवगम्यते धारण करते हैं। कैसे, तो अब आपको बता दें कि छात्रा भिन्न भिन्न योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि युक्ता भवन्ति। छात्र होते हैं वह भिन्न भिन्न सामाजिक योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि से सहित युक्त होते हैं। आगे देखते हैं, पदद्वयम समस्त पदस्य उदाहरणम, मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहे कि पदद्वयम मतलब 2 पदों को मिलाकर समस्त पद बनाना किसका उदाहरण है, तो आपको इसमें से बतलाना है। तो आपको बता दें रामस्य कृष्णस्य से, मतलब संधि समास अपन ने पढ़े हैं कि राम कृष्णहु, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रामस्य कृष्णस्य। मतलब यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक है, इसमें कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व। भाई क्या कहलाता है, तो समास का जो हमारा वीडियो है आप उसको देखेंगे तो आपको आसानी से इस पर बनने लगेगा। आगे, वक्ता 1 तव माता गृहम इदानीम पर्यंतम अवगति वा। वक्ता 2 कह रहा है आम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो 2 वाक्य दिए हैं, इसमें से पहला वक्ता कहता है कि तव माता तुम्हारी माता गृहम इदानीम पर्यंतम, ग्रह इदानीम पर्यंतम अवगति वा, मतलब अब तक, आगतवती वा मतलब अथवा आएगी, कब तक आएगी ऐसा होना था। तो दूसरा वक्ता कह रहे आम मतलब हाँ। अब भाषण श्रवण कौशले अत्र कस्य दोषा, मतलब भाषण श्रवण कौशल के इसमें से कौन सा दोष है, तो इसमें प्रथम वक्ता दोष है। ठीक है, क्योंकि जो पहला वक्ता है उसका कथन ठीक नहीं है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या
रूपरेखा NCP 2005 प्रबोधनानुसारं विद्यालयेषु पठन लेखने विशेषम अवधानम नावश्यकम विशेषतया कस्याम भाषायाम। क्या प्रश्न पूछा है इसको हम हिंदी में पहले आपको बता दें। यहाँ पर पूछे हैं कि राष्ट्रीय जो पाठचर्या रूपरेखा NCP 2005 है उसके अनुसार विद्यालयों में पठन के समय विशेष अवधान के लिए ना आवश्यकम विशेषतया कस्याम भाषा, मतलब किस भाषा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो वह है अन्य विदेशीय भाषासु, मतलब अन्य जो विदेशी भाषा हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCP 2005 कथनानुसार विद्यालय में पठन लेखन में विशेष प्रावधान के अनुसार अन्य विदेशी भाषाओं की विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसमें आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी, मातृभाषा हिंदी भाषा ही क्या है, पर्याप्त है। आगे देखते हैं, वाक् कौशलम संदर्भितुम उत्तमोपाया, मतलब वाक् कौशल के संवर्धन के लिए बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम उपाय कौन सा है, तो वाक् कौशल वचन कौशल बढ़ाना है तो उसके लिए संभाषणे सर्वथाम दोषाणाम परिहरणम, मतलब जो संभाषण करते हैं उस समय सभी दोषों का अपहरण करना, मतलब दोषों को दूर करना। ठीक है, आगे देखें, इति वृत्ताभिलेखनस्योपायः, मतलब इतिवृत्त अभिलेखनस्य उपाया, मतलब इतिवृत्त अभिलेखन का जो उपाय है, उपयोग है, वह कैसे होता है, तो बी जीवनस्य अभिवृत्ति नाम, मतलब जीवन की अभिवृत्ति, मूल्यानाम, मतलब मौलिक जीवन की कौशलानाम, जीवन कौशलानाम आकलन, मतलब मौलिक जीवन की कुशलता का आकलन से संबंधित है। क्या है, इतिवृत्त अभिलेखन। आगे देखते हैं, व्याकरण बोधनस्यो उत्तमोपायः, मतलब व्याकरण के ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय कौन सा है, व्याकरण बोधन के लिए सबसे उत्तम उपाय कौन सा है। आपको कौन सा लग रहा है, 4 ऑप्शन है तो आपको बता दें कि व्याकरण कार्याणाम एकीकृतोपाय, मतलब क्या कह रहे हैं कि व्याकरण के ज्ञान के लिए क्रियात्मक व्याकरण की एकीकृत उपयोग अनिवार्य है। ठीक है, इसका मतलब है कि मातृभाषा के लिए क्रियात्मक व्याकरण उपयुक्त हो सकता है, अर्थात छात्र को उस भाषा का प्रारंभिक ज्ञान कराना आवश्यक है। व्याकरण को वेद का मुख बतलाया है, याद रखिएगा, वेद का मुख किसको बतलाया है, व्याकरण को। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है, कस्यापि जनस्य विशिष्ट क्षमतानां कौशलानां यथा संगीत विज्ञान औषध इत्यादीनां रचनात्मकतां अन्वेष्टुं मापितुं कृता परीक्षां किम कथ्यते, मतलब यहाँ पर क्या पूछना चाह रहे हैं कि किसी मनुष्य या जन के लिए विशिष्ट क्षमता जैसे या कौशल जैसे संगीत विज्ञान औषध इत्यादि जो रचनात्मक जो कार्य हैं उनके मापयुतुम करता, मापने के लिए परीक्षा किम कथ्यते, उसके जो मापन होता है उसकी परीक्षा को क्या कहते हैं, तो उसकी परीक्षा को कहते हैं अभिवृत्ति परीक्षा। अभिवृत्ति परीक्षा में क्या होता है कि संगीत विज्ञान औषध इत्यादि जो रचनात्मक जो बातें हैं उनका जो मापन इसके माध्यम से किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखितानि लेखन कौशल सोपनानि सन्ति अत्र किम सोपनम लुप्तम अस्ति। ठीक है, निम्नलिखित में लेखन कौशल के सोपान बतलाए गए हैं, यहाँ पर कौन सा सोपान क्या है, लुप्त है, मतलब नहीं है। ठीक है, तो संकलनम रूपरेखा, संपादनम पुनरावृत्ति, तो कौन सा है लोपन है, तो वर्गीकरण जो है वह क्या है, लोप है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गीकरण नाम का सोपान लुप्त हो गया है, बाकी हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखितेषु प्रभावी भाषा शिक्षकस्य भूमिका दृष्टया किम श्रेष्ठम, मतलब पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रभावी भाषा शिक्षक की भूमिका दृष्टया किम श्रेष्ठम, दृष्टि में क्या श्रेष्ठ है। ठीक है, कोई भाषा शिक्षक है उसके लिए प्रभावी जो भाषा शिक्षण की दृष्टि में क्या श्रेष्ठ है, तो इसका हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा कि लक्ष्य भाषाया प्रभावी प्रयोगार्थम
शिक्षार्थिभ्यः सहायक रूपेण प्रचुरावसर प्रदानम। मतलब जो लक्ष्य भाषा है, जो भाषा पढ़ाई जा रही है, उसके प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह जो शिक्षार्थी हैं उनकी सहायता करे शिक्षक, और उन्हें उसके प्रयोग के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करे। तो यही क्या है, भाषा शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए प्रभावी शिक्षण के लिए। और देखें, स्वाधिगमनस्य कृते छात्रोत्तरदायित्व संदर्भे निम्नलिखितेषु किम असमीचीनम। मतलब पूछ रहे हैं कि स्वाधिगमन अवबोधन में छात्रों के उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असमीचीनम, मतलब असमीचीन है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें जो सी नंबर का कथन है वो असमीचीन है स्वाधिगमन के लिए। क्यों है असमीचीन, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी की छात्राणाम भाषा कौशलानाम, छात्रों के भाषा कौशल के संशोधन के लिए अधिकाधिक गृहकार प्रयोजनाकार प्रदत्त कार्यम। जो अधिक गृहकार दिया जाता है, प्रयोजनाकार दिया जाता है, वो क्या है, असमीचीन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो छात्रों को यहाँ बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से वहीं पर कक्षा ही में प्रश्न पूछें और उनके उत्तर भी वहीं पर लें, तो वह स्वाधिगमन के कार्यों से सही माना जाएगा। गृहकार ज़्यादा देना ठीक बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। छात्र केंद्रित शिक्षा कक्षाया स्वरूप किम, मतलब छात्र केंद्रित जो शिक्षा है उसकी कक्षा का स्वरूप क्या होता है? तो उसकी कक्षा का स्वरूप जो होता है वह क्रियाकलाप वैविध्यम, मतलब क्रियाकलाप की विभिन्नता से पूर्ण होती है, मतलब विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। आगे देखें, पठन कौशलम छात्रे तदा ग्रह्यते यदा, मतलब पठन कौशल छात्रों के द्वारा तदा ग्रह्यते तभी सार्थक हो सकता है, ग्रहणशील हो सकता है, जब क्या सी इसका उत्तर हो जाए अर्थ ग्रहण पुरस्सरम पाठ्यते, मतलब अर्थ को ग्रहण करते हुए वह पढ़े। अब जैसे मान लो संस्कृत पढ़ रहे, अब आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आया, संस्कृत भाषा में था, हिंदी में आपको समझ में नहीं आया, तो आपको बाकी ये सब पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आप 2 दिन बाद उस बात को भूल जाएंगे, लेकिन चूंकि आपकी भाषा हिंदी, आप डेली प्रतिदिन बोल रहे हैं, आपको संस्कृत के प्रश्न जैसे हम हिंदी में बताते जाते हैं, इसके अर्थ भी बताते जाते हैं ऑप्शन के, तो आपको क्या स्थिर ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी भाषा में आपको समझ आ गया। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि अर्थ ग्रहण करते हुए हमें क्या समझना है, अच्छे से समझना है। चलिए अब अगला जो हम प्रश्न लेने जा रहे हैं आपको बता दें क्या है। वाक् कौशलस्य वर्धने परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतमः, मतलब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वाक् कौशल के वर्धने बढ़ाने के लिए परिणामकारी गतिविधि इसमें से क्या है। 4 ऑप्शन है ABCD, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, और मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में आपको देना है। अगला जो वीडियो होगा इसके बाद जो पार्ट 5 आएगा, ऐसे कुछ हम पार्ट लेकर के आने वाले हैं। या पूरे पार्ट के पढ़ ली तो आपकी पूरी तैयारी जो है संस्कृत पेडागोजी की हो जाएगी, पूरी तैयारी परफेक्ट रूप से हो जाएगी। तो इसका उत्तर कमेंट में आप दीजिए। अगले वीडियो में हम इसका उत्तर बता के फिर आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे, कुछ प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।